नमस्कार साथियों, आज हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे क्रॉनिकल मैगज़ीन। ये दिसंबर महीने की मैगज़ीन है, दिसंबर 2023 की। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं केवल हम उन्हीं पर फोकस करेंगे जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। जैसे कि पहला है कि गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव घोषित कर दिया गया है और ये जो है IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में शामिल है। दूसरी बात यह है कि 2009 में भारत सरकार ने भी गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया था। अभी हाल ही में मिशन शक्ति का चौथा चरण शुरू किया गया है। आपको पता ही होगा कि मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है और मूल रूप से इस अभियान की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी। नेक्स्ट है मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ। तो इस पहल का शुभारंभ अयोध्या से किया गया है। इसका उद्देश्य है महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों को जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना। अभी गोरखपुर में एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया था। गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, वहाँ पर इस मेले का आयोजन हुआ था। इसको बताने का उद्देश्य ये है कि आप केवल ये याद रखें कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये गोरखपुर में है, तो मैच करने के लिए आ जाता है। इसके अलावा लखनऊ में भी नौसेना का एक शौर्य संग्रहालय का निर्माण किया गया। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये नौसेना से संबंधित देश का पहला संग्रहालय होगा। अभी एक 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य है बाजरा के उपयोग को बढ़ाना और ये महोत्सव लखनऊ में आयोजित किया गया था। बस यही इम्पोर्टेंट है। और इसमें देख सकते हैं हम कि बस ज़्यादा ये नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि अभी 35वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन लखनऊ में किया गया था। बस यही जानना है। अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का आयोजन हुआ भदोई में, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जेवर हवाई अड्डे के पास में एक अत्याधुनिक मेडिटेक पार्क बनाया जा रहा है। चिकित्सा से संबंधित जो उपकरण होते हैं उनको हम अपने देश में ही बनाएं, जो बड़े अन्य देशों से आयात किए जाते हैं उनको आयात ना करें और हम अपने देश में ही मतलब आत्मनिर्भर बने उन चिकित्सा उपकरणों के मामले में। और एक दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ललितपुर में फार्मास्यूटिकल पार्क विकसित किया जा रहा है और पीलीभीत में एक बायोटेक पार्क भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, जैसे कि गोरखपुर में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन शुरू किया गया है। नेक्स्ट है श्रावस्ती के सिसवारा घाट पर एक पुल का शिलान्यास किया गया है। तो आपको इसमें याद ये रखना है कि सिसवारा घाट कहाँ पर है, तो श्रावस्ती में है। खादी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है वाराणसी में। मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेले का उद्घाटन किया गया अभी। इसके अलावा जैसे कि आगरा में ताज महोत्सव मनाया जाता है, उसी की तर्ज पर ताज कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में एक नई पहल शुरू की गई है कि प्रत्येक सप्ताह के बुधवार के दिन 2 महिला पुलिसकर्मी, जिनको शक्ति दीदी कहा जाएगा, ये गांव और शहरों में जाएंगी विभिन्न स्थानों पर और वहाँ पर महिलाओं को सरकार की जो भी महिलाओं से संबंधित योजना है उनके विषय में जानकारी देंगी। ग्रेटर नोएडा में खिलौना और फर्नीचर पार्क स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट उत्तराखंड से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो एग्जाम में आ सकती हैं, जैसे कि द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल, इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया है अभी। तो इसमें नाम आ रहा है प्रयाग, तो प्रयाग से लोग कंफ्यूज होकर प्रयागराज
समझ सकते हैं। अगर ऑप्शन में जैसे उत्तर प्रदेश दिया हो या प्रयागराज दिया हो तो उस पर निशान लगा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तरकाशी जिले में उत्तराखंड के काले गेहूं की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इसको जो है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। जो ये काला गेहूं होता है इसमें फास्फोरस की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कि शरीर में नए टिश्यूज़ बनाने में हेल्प करता है, तो अच्छा होता है, जिससे कि खून की जो कमी होती है वो दूर होती है। और कुछ जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो देख लेते हैं। अभी पता ही होगा आप लोगों को कि हाल ही में बिहार में जातिगत जनगणना की गई थी, और ये जनगणना जो है 2 चरणों में आयोजित हुई थी। तो बस यही जानना है कि बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना। नेक्स्ट ये है कि बरौनी रिफाइनरी को सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार दिया गया है। तो बिहार के बरौनी में इंडियन ऑयल की एक रिफाइनरी है, जहाँ पर उत्पादन जो है ज़्यादा हुआ और ज़्यादा उत्पादन के मामले में ही इसको सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार दिया गया है। बिहार में पहली बार ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन किया गया है बिहार की राजधानी पटना में। नाम से पता लग रहा है कि इसका उद्देश्य पर्यटन और अन्य संबंधित क्षेत्र जो है उनको बढ़ावा देना है। और देखिए अब झारखंड से देख लेते हैं। तो झारखंड में एक ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है जे गुरुजी ऐप। तो ये छात्रों के लिए है, सरकारी स्कूल के जो भी छात्र हैं। इस ऐप पर कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी किताबें उपलब्ध रहेंगी। तो बस यही जानना है। और इसमें देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा। देखिए चलित दीनदयाल रसोई केंद्र, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई है। यह अलग अलग स्थानों पर जाकर श्रमिकों और अन्य ज़रूरतमंद लोगों को 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराएगा। तो ये क्या है? मोबाइल दीनदयाल रसोई केंद्र, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, इसीलिए इसका नाम चलित दीनदयाल रसोई केंद्र है। अभी मध्य प्रदेश में कुछ पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय किशोर कुमार और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, जो कि धर्मेंद्र जो अभिनेता हैं उनको दिया गया है। और लता मंगेशकर सम्मान जो है संगीत निदेशक हैं उत्तम सिंह, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ से संबंधित है, एक हिमांगी हालदार हैं, इनको इनोवेशन का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। इन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो कि दूध जब उबलने के बाद में गिरने लगता है तो दूध इस डिवाइस की वजह से गिरेगा नहीं। इसको नाम रखा गया है एंटी मिल्ट स्प्रिंग डिवाइस है ये। इसके नाम इनके लिए इसको जो इनको कॉपीराइट दिया गया है, पेटेंट कराया गया है। 80 रुपये इसकी कीमत तय की गई है। वैसे कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है नहीं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक नई चीज़ है। बैगा जनजातीय समूह को पर्यावास का अधिकार दिया गया है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों के लिए आवास अधिकारों को मान्यता देने में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हुई है यहाँ पर। तो अब बैगा समुदाय को भी आवास अधिकार मिल गया है, और ये इस तरह का अधिकार पाने वाला कंवर समुदाय के बाद में दूसरा समुदाय है। बैगा वैसे तो मध्य भारत में मुख्यतः मध्य प्रदेश में स्थित एक जातीय समूह है, लेकिन ये छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी मतलब पाए जाते हैं। और देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट। देखिए राजस्थान में भी नए 3 जिलों के गठन की घोषणा की गई है। जैसे कि अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी, ये क्या हैं? तो क्या हैं? ये राजस्थान में गठित 3 नए ज़िले हैं। इसके अलावा अभी राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। तो तंबाकू नियंत्रण के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया गया है। जो एक अधिनियम होता है कि नवाचारों एवं सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट अधिनियम, जिसको कोटपा कहा जाता है, कोटपा 2003, इसका बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए राजस्थान को यह अवार्ड दिया गया है। तो आपको बस ये याद रखना। फिर है पंजाब में पूसा 44 धान की एक प्रजाति होती है, इसकी खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि
ये जो है भूजल का ज़्यादा प्रयोग करती है, सिंचाई की ज़्यादा आवश्यकता इसको होती है जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी चीज़, ये अन्य किस्मों की अपेक्षा 20% ज़्यादा पराली भी पैदा करती है, तो इसलिए इस पर रोक लगा दी गई है। पूसा 44 जो कि एक धान की प्रजाति है। राज्य स्तरीय सांझी उत्सव 2023 जो कि जिसका आयोजन हरियाणा में हुआ। इसके अलावा देखिए दिल्ली में ग्रीन वॉर रूम कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो कि वायु प्रदूषण के खिलाफ एक लड़ाई के रूप में शुरू किया गया है। हालांकि इसकी शुरुआत वैसे 2020 में हुई थी। ये एक इस तरह का प्रोग्राम है जिसमें कुछ अत्याधुनिक वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण केंद्र होंगे जिनको वैज्ञानिक तरीके से वायु प्रदूषण पर कंट्रोल किया जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में से संबंधित कुछ देख लेते हैं हम। हाई स्पीड इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है असम सरकार में। तो ये एक आर्थिक गलियारा है जो कि असोम माला परियोजना के तहत आएगा। नेक्स्ट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अरुणोदय 2.0 ये लॉन्च किया गया है। यह असम में शुरू किया गया है और महिलाओं की आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से है, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। केरल में 3D प्रिंटेड इमारत का उद्घाटन किया गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है और इस इमारत का नाम है अमेज 28। अमेज 28 इस इमारत का नाम है। मुलुगु जो कि तेलंगाना में है, यहाँ पर समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो बस याद रखना है कहाँ पर स्थापना की गई है, तेलंगाना के मुलुगु में। अब देखिए राष्ट्रीय कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम। जैसे कि भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया है और इनसे संबंधित जो वाद था जो केस था वह है सुप्रियो या सुप्रिया चक्रवर्ती व अन्य बनाम भारत संघ। तो ये केस इस मामले से संबंधित है, बस ये याद रखना है और ज़्यादा जानने की आवश्यकता इसमें नहीं है। सागर से सारांश ये एक विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर है जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसको विकसित किया है, CBSE ने इसको विकसित किया है, बस यही जानना है। भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में ये शुरू किया गया, इसका उद्घाटन किया गया है और वंदे भारत की तर्ज पर इसका नाम रखा गया है नमो भारत। तो ये इसकी जो दूरी है ये 17 किलोमीटर है जो कि गाज़ियाबाद के साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच में ये चलेगा। ठीक है, ये एक तरह से क्या है, एक रेल सेवा है, लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल रेल सेवा है उससे ये अलग है। उससे अलग ये इस मामले में है क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ ये पूरी तरह से मेट्रो की तरह भी नहीं है क्योंकि मेट्रो में बहुत ज़्यादा स्टॉपेज होते हैं बीच में, जगह जगह पर रुकती है वो इसमें नहीं होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं हम कि ये जो पारंपरिक हमारी रेल सेवा है उसकी एक उन्नत सुविधा इसके तहत दी जाएगी। एक प्रगति प्लेटफॉर्म है जिसकी अभी बैठक हुई थी 43वीं बैठक इसकी की गई। ये क्या है, प्रगति एक ऐसा मंच है जहाँ पर केंद्र और राज्यों से जुड़ी हुई जो भी परियोजनाएं हैं उनका समयबद्ध रूप से कार्यान्वयन हो सके और उन पर जो है निगरानी की जा सके, तो उसके लिए एक प्रगति प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो इसके संबंधी बैठक हुई थी। अभी एक राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है, तो हल्दी और उससे संबंधित जो भी उत्पाद होते हैं उन पर फोकस करने के लिए। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है, तो बस यही है। और हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों की बात करें हम तो महाराष्ट्र है, तेलंगाना, फिर कर्नाटक। गुजरात के गांधीनगर के कलोल में इफ़को का एक नैनो DAP संयंत्र का शुभारंभ किया गया है, बस ये याद रखना, ज़्यादा नहीं देखना है इसमें। और ओडिशा और त्रिपुरा में नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं अभी।
तो यहाँ पर देखिए, रघुवर दास जी को प्रोफेसर गणेशी लाल के स्थान पर ओडिशा का नया राज्यपाल बनाया गया है, रघुवर दास को। और इसमें त्रिपुरा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं सत्यदेव नारायण आर्य के स्थान पर इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, गुजरात के धोरडो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा एक सूची जारी की गई है जिसमें गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोरडो गांव है जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया है। और इससे संबंधित जो ये आयोजन था ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था, जहां पर यह घोषणा की गई। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर स्पेन के मैड्रिड में है, ये आप देख पा रहे होंगे। फिर है 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस केरल के कोच्चि में आयोजित हुई। और देख लेते हैं क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अभी सागर परिक्रमा का 9वां और 10वां चरण आयोजित हुआ है, जिसमें 10वें चरण की शुरुआत जो है चेन्नई से शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, मछली पकड़ने वाला जो समुदाय होता है इनके सामने जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान करना और सरकार की ओर से अन्य जो भी योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ दिलाना इसका उद्देश्य है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की गई है। मतलब रक्षा क्षेत्र से संबंधित जो भी हथियार, सेंसर या अन्य चीज़ें होती हैं उनको हमने शामिल किया है इस सूची के अंतर्गत। मतलब यह है कि इन सब का निर्माण स्वदेशी स्तर पर किया जाएगा, जिससे कि जो भी हम दूसरे देशों से आयात करते हैं वो आयात पर निर्भरता हमारी कम हो जाए। JKDFP इसको विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है, जिसका मतलब है जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी। तो इसको UAPA जो कि 1967 में आया था एक्ट, इसकी धारा 3 के सब क्लॉज 1 के तहत इसको विधि विरुद्ध संगठन घोषित कर दिया गया है, अनलॉफुल एसोसिएशन। वैसे इसकी JKDFP की स्थापना 1998 में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अभी देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 44 जो कि इचामती नदी पर है, तो ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पर ड्रेजिंग का काम किया जा रहा है, मतलब इसमें जो भी यहाँ के पदार्थों का, यहाँ पर इसमें जो नदी के अंदर साफ़ सफाई की गई है, अपशिष्ट पदार्थ वगैरह उन सबको जो है साफ़ किया गया। और इचामती नदी पश्चिम बंगाल में बहती है और ये माथाभंगा नाम की एक नदी है, माथाभांगा नाम की, उसकी एक सहायक नदी है। GST परिषद ने अपीलीय न्यायाधिकरण के जो भी यहाँ पर अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी अभी तक जो भी आयु सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया है। तो अध्यक्ष का कार्यकाल पहले 67 साल हुआ करता था, 67 वर्ष, अब उसको 70 वर्ष कर दिया गया है। और जो सदस्य हैं उनकी आयु सीमा 65 साल से बढ़ाकर 67 वर्ष कर दी है। और न्यूनतम आयु की बात करें तो पहले कोई न्यूनतम आयु थी नहीं, लेकिन अब उसको जो है 50 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। इंडिया स्किल्स 2023 और 24, तो कौशल और शिक्षा के जो हमारे उद्यमता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके द्वारा शुरू किया गया है इंडिया स्किल्स 2023-24। भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 11वां स्थान हासिल किया है। कोई ज़्यादा इसमें खास इम्पोर्टेंट था नहीं है। ये देख लेते हैं हम, कला और संस्कृति से संबंधित है। सूफीवाद और कश्मीरियत पर सद्भावना सम्मेलन हुआ है भी श्रीनगर में, बस इतना जानना है। भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारतीय भाषा उत्सव के रूप में इसका आयोजन किया गया। अब देखिए, आर्थिकी से संबंधित विश्व सहकारी आर्थिक मंच सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए
नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में ही होगा। शहरी सुधार या शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, सुधार करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $40 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी है। ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया है अभी। इसका उद्देश्य यह है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनमें अगर बैटरी को चार्ज करना है और आगे जो है कोई स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन है, तो उस चार्जिंग स्टेशन को हम पहले ही बुक कर लें, तो उसके लिए ये शुरू किया गया है ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड। और नेक्स्ट है बसोहली पश्मीना को जीआई टैग मिला है। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में पारंपरिक शिल्प है बसोहली पश्मीना, जिसको जीआई टैग दिया गया है। बसोहली पश्मीना जो अपनी कोमलता, बारीकी और पंख जैसे वजन के लिए जाना जाता है। आईएमएफ ने भारत की विकास दर का जो अनुमान है उसको बढ़ाकर अब 6.3 कर दिया है, जो कि पहले इनके अकॉर्डिंग 6.1 था। नेक्स्ट है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन ट्रैवल मार्ट, यानी कि पाटा ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया, जो कि इसका 46वां संस्करण था। और देखिए ये पाटा है, इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हैदराबाद में देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। बस यही याद रखना, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। भारत का पहला रेफरेंस ईंधन का उत्पादन शुरू किया गया है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने रेफरेंस फ्यूल का उत्पादन शुरू किया है। तो आपको ये याद रखना है कि किसने शुरू किया है, आईओसी ने शुरू किया है। दूसरी चीज़, ये रेफरेंस फ्यूल होता क्या है, ये एक हाई लेवल प्योरिटी ईंधन होता है, बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है, जो कि हमारा नॉर्मल पेट्रोल या डीजल होता है उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। याक, चुरपी, खामती चावल और तांगसा कपड़ा, इनको जीआई टैग दिया गया है। चेन्नई में स्थित है जीआई रजिस्ट्री, इसके द्वारा ये दिया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश का खामती चावल, तमांग की याक चुरपी और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग दिया गया है। तो चुरपी जो है ये क्या है, एक पनीर का उत्पाद है। और देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं हम। तो जापान और भारत के बीच में सेमीकंडक्टर के उत्पादन के लिए एक आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी हुई है। और बस इतना ही, और कुछ नहीं है। श्रीलंका और जापान और भारत के बीच में, बस ये याद रखना है। श्रीलंका ने अपने यहाँ पर निःशुल्क वीज़ा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आप सीधे श्रीलंका पहुँचें, जैसे ही श्रीलंका आप हवाई अड्डे पर पहुँचेंगे तो वहीं पर आप वीज़ा से संबंधित फॉर्म भर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, और वहीं पर आपका वीज़ा जो है निःशुल्क वीज़ा अप्रूव कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे कि श्रीलंका के पर्यटन में और को बढ़ावा मिले, जिससे कि वहाँ की अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हो सके। अभी हाल ही में सुल्तान इब्राहिम मलेशिया के नए राजा बन गए हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट पिको, ये चौथी बार यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। अभी 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का आयोजन किया गया सऊदी अरब के रियाद में, और भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने यहाँ पर भाग लिया था। इसका थीम था द न्यू कंपास। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन हुआ है अभी हाल ही में, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, और ये किया हुआ है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। इजराइल में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको वापस भारत लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन अजय। जैसे कि आपको पता ही है, अभी इजराइल और एक आतंकी संगठन हमास के बीच में युद्ध चल रहा था, तो जिससे जो भारतीय इजराइल में फंस गए थे उनको इजराइल से वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। नेक्स्ट है, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIDB का अध्यक्ष बन गया है। मालदीव के राष्ट्रपति, ये इम्पोर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा आपको आप इनका
ये मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू यहाँ पर। तो ये मुइज्जू जो हैं चीन के समर्थक माने जाते हैं और उन्होंने अपने चुनाव के दौरान में इंडिया आउट का नारा भी दिया था। तो यहाँ पर ये चुनाव जीत गए हैं। अब देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए गगनयान मिशन को जो है मतलब अब पता ही होगा आपको कि ये देश का पहला अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जिसका लक्ष्य 2025 में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है। और कुछ ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, बस यहाँ ये इंपॉर्टेंट है। अब WHO के द्वारा मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दी गई है जिसका नाम है R21 या फिर मैट्रिक्स M, ये इसका नाम है। तो ये आ सकता है कि मतलब R21 या मैट्रिक्स M क्या है, तो क्या है, ये मलेरिया की एक वैक्सीन है। फिर है कुलशेखरपट्टनम। ये क्या है, इसरो का दूसरा लॉन्च पोर्ट है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के थूथुकुडी में। यहाँ से जो है निजी क्षेत्र के द्वारा जो भी छोटे छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहन बनाए जाएंगे उनको यहाँ से जो प्रक्षेपित किया जा सकेगा। विश्व का पहला पुरुष गर्भ निरोधक को भारत में क्लिनिकल परीक्षण जो है पूरा हो गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ICMR ने पुरुषों के लिए टीके के द्वारा ली जाने वाली विश्व की पहली गर्भ निरोधक दवा बना दी गई है, क्योंकि अभी तक इस तरह की दवाएं केवल महिलाओं के लिए हुआ करती थी, अब पुरुषों के लिए भी ये शुरू किया गया है। तो RISUG रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस, ये इसको मतलब शॉर्ट में कहा गया है। इसका मतलब ये है कि ये एक पॉलीमर है, जब ये पॉलीमर शुक्राणुओं के संपर्क में आता है तो ये उनकी पूंछ को नष्ट कर देता है, ठीक है। जब उनकी पूंछ नष्ट हो जाती है स्पर्म की, तो स्पर्म जो है मूव करना बंद कर देते हैं, और जब मूव करना बंद कर देंगे तो जो ओवम होता है, अंडा होता है, उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं वो। तो इस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु में तिलापिया पार्वोवायरस, इसका संक्रमण का पहला मामला देखा गया है। ये क्या है, यहाँ पे तमिलनाडु में एक मछली होती है जिसका नाम होता है तिलापिया, उसको ये प्रभावित कर रहा था, इसीलिए इसका नाम तिलापिया पार्वोवायरस है। भारत एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त हो गया है, ऐसी घोषणा की गई है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, WHO के द्वारा, जिसको हम जो है सामान्य रूप से बर्ड फ्लू के रूप में जानते हैं। पोंटस टेक्टोनिक प्लेट की खोज की गई है अभी। तो पोंटस क्या है, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है और इसकी खोज की गई है प्रशांत महासागर में, बस इतना ही जानना है। डस्ट डेविल मतलब धूल भरा बवंडर, तो इसको जो अभी हाल ही में रिकॉर्ड किया गया मंगल ग्रह पर इसको देखा गया, जिसको डस्ट डेविल नाम दिया गया है। अमेज़ॉन ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है कुइपरसैट 1 और कुइपरसैट 2। पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। क्वेश्चन इस तरह से आगे, गौरी मिसाइल का जो परीक्षण अभी निम्नलिखित में किस देश ने किया, तो पाकिस्तान ने किया है। अबाबील ये एक हथियार प्रणाली है पाकिस्तान की, तो एक ये जो है ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। चीन ट्राइडेंट से करेगा घोस्ट पार्टिकल की खोज। तो ट्राइडेंट क्या है, ट्राइडेंट ये एक पानी के अंदर स्थापित किया जाने वाला एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है ट्राइडेंट, बस ये है ट्राइडेंट, बस ये जानना है। और ये घोस्ट पार्टिकल्स को देखेगा। घोस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही छोटे साइज़ के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका भार एक तरह से लगभग ना के बराबर होता है और ये इतने छोटे होते हैं मतलब इन्हें देखना भी बहुत मुश्किल होता है। तो घोस्ट पार्टिकल्स ही हैं। साइबर भौतिक प्रणालियों में प्रौद्योगिक नवाचार पर राष्ट्रीय कार्यशाला हुई है, बस इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट। अब देखिए हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी में देख लेते हैं। तो तमिलनाडु में नीलगिरी तहर एक परियोजना शुरू की जा रही है। तमिलनाडु सरकार ने यहाँ का जो राजकीय पशु है जिसका नाम है नीलगिरी तहर, जो कि एक बकरी की प्रजाति है, तो इसको संरक्षित करने के लिए नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। स्थानीय रूप से इस बकरी को बराई आदू भी कहा जाता है और इस बकरी को माउंटेन मोनार्क भी कहा जाता है। इसकी विशेषता होती है कि ये खड़ी जो चट्टानें होती हैं उन पर चढ़ने के दौरान उन पर बहुत इजीली चढ़ जाती है, मतलब एक तरह से गुरुत्वाकर्षण को भी ये मात देती है, इस तरह का इसमें कौशल होता है, इसीलिए इसको माउंटेन मोनार्क भी कहा जाता है। ग्रीन वॉर रूम कार्यक्रम, यह भी हमने पीछे पढ़ा था ऊपर, दिल्ली में शुरू किया गया वायु प्रदूषण के खिलाफ। भूजल की कमी के चरम बिंदु की ओर बढ़ रहा है भारत,
तो संयुक्त राष्ट्र ने भी एक रिपोर्ट जारी की है, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो भारत में सबसे ज़्यादा भूजल का जो प्रयोग है वो खेती में किया जाता है। अभी देखिए जलवायु परिवर्तन पर एक डकार घोषणा 2023 की घोषणा की गई है। अभी देखिए COP सम्मेलन हो रहा है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में, तो यहीं पर इसकी घोषणा की गई है, डकार घोषणा पत्र 2023 की। तो ये जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ये जो है जो बहुत ही ज़्यादा कम विकसित देश हैं उन देशों के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। उन्होंने कहा है कि हम जो है बहुत ही कम जीवाश्म या मतलब हम बहुत ही कम जो है उत्सर्जन करते हैं, कार्बन उत्सर्जन, और जबकि योगदान जो है सबसे ज़्यादा मतलब हम लोगों का भी बराबर है। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, जो विकासशील या विकसित देश हैं और जो अल्प विकसित देश हैं तो उनके बीच में इस तरह से कुछ भेदभाव होना चाहिए। तो ये उससे संबंधित है। केरल के कन्नूर के बफ बेस्टेड सैंड पाइपर, तो ये एक दुर्लभ पक्षी है आर्कटिक टुंड्रा का, जिसको कि केरल के कन्नूर में देखा गया है अभी हाल ही में। दूसरा है पश्चिमी हिमालय की एक दुर्लभ प्रजाति जिसका नाम है पेंटब्रस स्विफ्ट बटरफ्लाई, तो इसी को हाल ही में अभी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में इसको देखा गया। तो ये एक प्रकार की तितली है। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं पिग्मी हॉक का संरक्षण के लिए अभी जो है काम किया जा रहा है मानस राष्ट्रीय उद्यान में, और ये सूअर की सबसे दुर्लभ प्रजाति है, ये आपको पता ही होगा। और हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है, देखिए क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक, तो इसका एक उद्घाटन अभी मतलब एक समारोह किया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन कैपलेट टीम के द्वारा। तो ये याद रखना है, BHU में इस तरह की टेक्नोलॉजी पर जो है एक समारोह हुआ था। फिर है स्विस ग्लेशियर का आयतन 2 सालों में 10% घट गया है, ये कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें। क्लाउड सीडिंग के बारे में आप जान लीजिए, आपको पता ही होगा वैसे, जो कृत्रिम वर्षा होती है इसमें सिल्वर आयोडाइड यूज किया जाता है जिससे कि कृत्रिम बारिश की जाती है, या आप लोगों ने साइंस वगैरह देखी होगी तो वहाँ पे पढ़ा होगा। अब देखिए कुछ रिपोर्ट वगैरह है वो देख लेते हैं हम। तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 जारी की गई है अभी हाल ही में, तो इस रिपोर्ट में भारत 47 देशों में 45वें स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023, तो 125 देशों में भारत 111वें स्थान पर है। पिछले साल भारत 107वें स्थान पर था। और ये जो है आयरलैंड का एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा प्रकाशित की जाती है रिपोर्ट। इसमें जो है पहले नंबर पर बेलारूस है, मतलब बेलारूस में भूखमरी का स्तर बहुत कम है, और सबसे लास्ट में है यमन, तो यमन की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है यहाँ पर। और है हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023, तो भारत के जो भी अमीर लोग हैं सबसे ज़्यादा उनकी सूची जारी की गई है। तो सबसे ज़्यादा अमीर हैं जो रिच हैं वो हैं मुकेश अंबानी इस लिस्ट के अनुसार। वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट, तो ये WMO के द्वारा जारी की गई है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। बस यही याद रखना है ये रिपोर्ट किसने जारी की है। और एक ये भी इम्पोर्टेंट है, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव, कितना प्रभाव रहा है कृषि पर और फूड सिक्योरिटी पर। तो ये एक रिपोर्ट जारी की गई है FAO के द्वारा, जिसका कि हेडक्वार्टर रोम में है, ये इम्पोर्टेंट है। और फिर है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, ये भी देख सकते हैं हम कि मतलब दूरस्थ क्षेत्रों में ऐसे कौन सी जगह है जहाँ पर कार्य करना सुरक्षित है। तो 108 देशों में भारत की रैंक 64वें स्थान पर है, और सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना गया डेनमार्क को, तो डेनमार्क फर्स्ट नंबर पर है। PM गति शक्ति का सार संग्रह जारी किया गया है, अभी प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के 2 साल पूरे हो गए हैं, तो उससे संबंधित सार संग्रह जारी किया गया है, मतलब इसमें कितनी ज़्यादा गति रही, कहाँ हम लोगों ने अच्छा किया, कहाँ कमियाँ रहीं। और नेक्स्ट है योजना और कार्यक्रम से संबंधित देख लेते हैं अब हम। देखिए जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कि उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, तो ये जो है रामगंगा की एक सहायक नदी है गोला, इस पर बनी हुई है।
प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ किया गया है अभी हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर। तो प्रोजेक्ट उद्भव है ये। तो यहाँ पर हम जो है इसको, तो ये क्या है, प्रोजेक्ट उद्भव एक तरह से जैसे कि रक्षा से संबंधित जो नई नई चीज़ें हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, उन दोनों का समन्वय करके हम जो है नई नई चीज़ें क्या कर सकते हैं उससे संबंधित है ये प्रोजेक्ट उद्भव। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर शामिल हुए। तो देखिए पता ही होगा आपको, ये योजना जो है 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसको पीएम स्वनिधि कहा जाता है, जो शहरी स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके लिए सूक्ष्म ऋण योजना है। इसके तहत जो है 50,000 रुपये तक बिना किसी गारंटी के कार्यशील पूंजी ऋण दिया जाता है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एवं इको मार्क योजना के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। तो ये देखिए ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी। इसमें 2 कार्यक्रम है इसके तहत, लाइफ और जीसीपी। लाइफ यानी कि पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, दूसरा है जीसीपी ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। बस ये याद रखें आप। और इसकी जो ये भी देख सकते हैं कि COP 26 के जो कि ग्लासगो में आयोजित हुआ था, वहाँ पर मोदी जी के द्वारा इसकी अवधारणा पेश की गई थी। और है सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम। तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत कार्यरत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, तो आपको पता लगा कि NSDC ये इस मंत्रालय के तहत काम करता है। इसने जो है सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम शुरू किया है और इसके लिए इन्होंने कोका कोला इंडिया के साथ में समझौता किया है। और नेक्स्ट है कस्तूरी कॉटन भारत पहल। तो कस्तूरी कॉटन की जो है मार्केटिंग करने के लिए, इसकी ब्रांडिंग करने के लिए एक डिजिटल मंच प्रोवाइड कराया गया है। सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 का तीसरा चरण शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है नियमित टीकाकरण सेवाएं, जो कि देश भर में छूटे हुए बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए हैं, उनका नियमित टीकाकरण किया जाए। फिर कुछ ये बैंकिंग से संबंधित हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। उद्योग और व्यवसाय से संबंधित हैं। भारत में अब टाटा ग्रुप बनाएगा आईफोन, ये इम्पोर्टेंट है। तो टाटा ग्रुप जो है भारत का पहला आईफोन निर्माता बन जाएगा इस तरह से। तो भारत में दर्ज करेंगे, बनाएंगे, मतलब ये टाटा ग्रुप। इरकॉन और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, जिससे कि नवरत्न कंपनियों की संख्या अब 14 से बढ़कर 16 हो जाएगी। और है यहाँ पर सुगम REC मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है REC कंपनी के द्वारा। फिर कुछ सार संक्षेप में देख लेते हैं। नियुक्तियाँ हैं। तो राजकुमार राव को निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है। अमोल मजूमदार हैं जो कि भारतीय जो महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम है इसके मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा सिद्धार्थ मृदुल जो कि मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। और हैं इंद्रमणि पांडे, ये इम्पोर्टेंट है। बिम्स्टेक का इनको महासचिव नियुक्त किया गया है। और इंद्रमणि पांडे पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। बिम्स्टेक का गठन 1997 में हुआ था, जिसकी राजधानी इसका जो सचिवालय है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है बिम्स्टेक का। संयुक्त राष्ट्र में अरविंदम बागची बने भारत के स्थायी प्रतिनिधि। अभी तक यहाँ पर स्थायी प्रतिनिधि इंद्रमणि पांडे थे जो कि बिम्स्टेक पहुँच गए हैं और इनकी जगह पर आए हैं अरिंदम बागची। नेक्स्ट है चितरंजन त्रिपाठी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो NSD की जो NSD है इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और इसके निदेशक बने हैं नए चितरंजन त्रिपाठी।
इसके अलावा देखिए कुछ लोगों का निधन हुआ है, तो कौन से इंपॉर्टेंट है। बिशन सिंह बेदी जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, इनका निधन हो गया है। मार्टी एहतिसारी ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति हैं और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी थे, जिनका निधन हो गया अभी। डॉक्टर MS गिल मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं, इनका निधन हो गया। और देखिए पुरस्कार और सम्मान। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 पश्चिम बंगाल के एक शिक्षक हैं जिनका नाम है दीप नारायण नायक। इनको 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। 130 देशों के 10 जो टॉप फाइनलिस्ट थे उनके रूप में इनको घोषित किया गया था और फाइनली इनको चुना गया। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार उन शिक्षकों को दिया जाता है जो अनिवार्य स्कूली शिक्षा वाले या 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब देखिए एक नज़र डाल लेते हैं हम नोबेल प्राइज़ 2023 पर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 6 क्षेत्रों में यह अवार्ड दिया जाता है। 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी। अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ है वो थोड़ा अलग है क्योंकि इसकी जो रचना है वो अल्फ्रेड नोबेल ने नहीं की थी। नोबेल शांति का जो पुरस्कार है वो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। बाकी जितने भी पुरस्कार हैं वो स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अब देख लेते हैं हम कि मेडिसिन का या फिर फिजियोलॉजी में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो कैटालिन कारिको और डू बीजमैन इनको दिया गया है। फिजिक्स के लिए पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉज और एनी एलएस व्हीलियर को दिया गया है। केमिस्ट्री के लिए मोंगी बाउमेंडी, लुइस ब्रूस और एलेक्सी एक्कीमोव को दिया गया है। साहित्य के लिए जॉन फासे को दिया गया है। शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी और आर्थिक विज्ञान यानी कि अर्थशास्त्र के लिए क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है। तो गोल्ड किससे संबंधित होता है? गोल्ड यानी कि अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र से संबंधित किसे दिया गया है? क्लाउडिन गोल्डी को दिया गया है। अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश को यूएस का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा सम्मानित किए गए हैं। ईरान की महसा अमीनी को यूरोपियन यूनियन का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार दिया गया है। ये जो है इस्लामी हिजाब नियमों का पालन ना करने के आरोप में महसा अमीनी पुलिस हिरासत में मृत पाई गई थी। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद इस हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं के लिए कड़ी सजा के प्रावधान बनाए गए थे। एक तमिल लेखिका हैं शिवशंकरी जिनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है, तमिल लेखिका है। तो इनका एक संस्मरण है जिसका नाम है सूर्यवंशम, जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। सरस्वती सम्मान दिया गया है। और डॉक्टर जोइता गुप्ता इनको स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है। माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। इस अवसर पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है सुश्री वहीदा रहमान को दिया गया। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा राइज के लिए इनको अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का और आलिया भट्ट और कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। और बेस्ट फीचर फिल्म रही रॉकेटरी। इसके अलावा दुर्गा भारत सम्मान है, ये नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। तो एक अभ्यास है हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया की थल सेना के बीच में, इसका आयोजन मेघालय में हुआ। नेक्स्ट है संप्रीति का 11वां संस्करण जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, ये भी मेघालय में हुआ। इसके अलावा तटीय सुरक्षा अभ्यास पूर्वी तट सागर कवच 2023 मतलब 02Y 2023। तो ये जो है सागर कवच है। तो इसका उद्देश्य है समुद्र के खतरे से निपटने के लिए जो प्रैक्टिस यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा है नौसेना का संयुक्त HADR अभ्यास जिसका नाम है चक्रवात 2023। तो वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यक्रम है जिसका आयोजन गोवा में किया गया। तो ये कुछ जो है अभ्यास थे। अब हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट दिवस, अक्टूबर के कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो कि गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है।
4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। तो देखिए 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो भारत में मनाया जाता है। कपास दिवस है 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर ये इम्पोर्टेंट है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है जो कि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस है 16 अक्टूबर। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय एकता दिवस ये सब आपको पता ही होंगे, जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। खेल से संबंधित देख लेते हैं हम। एशियाई खेल, अभी 19वें एशियाई खेल हुए थे जिनमें भारत ने कुल 107 पदक जीते। चीन में आयोजन हुआ था इसका। और पदकों के मामले में चीन यहाँ पर जो है टॉप पर रहा है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है चौथे नंबर पर रहा है। भारत ने कुल 107 पदक जीते। पैरा एशियन गेम्स ये भी चीन में हुए थे। यहाँ पर भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं और भारत यहाँ पर रहा है 5वें नंबर पर। तो पैरा एशियन गेम्स में भारत 5वें नंबर पर है और एशियन गेम्स में भारत चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर दोनों में ही चीन है। इसके अलावा देखिए 2028 में जो ओलंपिक होने वाला है जो कि लॉस एंजल्स में होगा, इसमें 5 नए खेल शामिल किए गए हैं जिसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। और ये बता दें आपको कि 1900 में क्रिकेट को पहली बार ओलंपिक में शामिल किया गया था, जो मतलब लास्ट टाइम था। उसके बाद उसको हटा दिया गया होगा, फिर से दोबारा से शामिल किया गया है। और अन्य जो 4 खेल हैं, बेसबॉल यानी सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस, इनको शामिल किया गया है। हालांकि जो भी क्रिकेट का जो प्रारूप होगा 2028 में जो खेला जाएगा वो T20 प्रारूप होगा। और इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। शुभमन गिल वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। 38 पारियों में उन्होंने ऐसा किया है। कार्तिकेयन मुरली ने अभी हाल ही में मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है शतरंज में। तो ये इम्पोर्टेंट है। कुछ वन लाइनर वो देख लेते हैं हम समसामयिकी। जैसे कि राज्य में गैर कानूनी गतिविधियां निवारण न्यायाधिकरण का गठन किया है अभी जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए पहल शुरू की जिसका नाम है होप इनिशिएटिव। राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है अभी राज्य में, जिसका नाम है नागालैंड में राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया है। रोजगार प्रयाग पोर्टल ये हमने पढ़ी लिया उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तेलंगाना में। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन 2 शहरों के बीच चलाई जाएगी, केवड़िया से अहमदाबाद। और IIT BHU के सहयोग से भारत सरकार ने डार्क पैटर्न वस्टर हैकथॉन का शुभारंभ किया है, जो कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग और IIT BHU के सहयोग से शुरू हुआ है। IIT कानपुर ने हाल ही में एयरोस्पेस टैलेंट बेस को बढ़ावा देने के लिए एयरबस के साथ में समझौता किया है। और है इम्पोर्टेंट इसमें कि कुछ ज़्यादा है नहीं खास। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि में हुई, अभी हमने देख लिया। नई दिल्ली में किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया? अभी अपना चंद्रयान दिल्ली में वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखिए P20 शिखर सम्मेलन। ये जो 9वां संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन था जो कि नई दिल्ली में हुआ। P का मतलब है यहाँ पे पार्लियामेंट से संबंधित है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली में आयोजन हुआ इसका। संदर्भ ईंधन अभी पढ़ी लिया हमने, इसका जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा इसका उत्पादन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे और देख लेते हैं थोड़ा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट अगर होगा तो। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें क्योंकि वही सारी चीज़ें जो हमने अभी पीछे पढ़ी है। कुछ और इम्पोर्टेंट होगा तो एक देखिए ये इम्पोर्टेंट है, कह सकते हैं हम इसको कि इज़राइल के हमास के ख़िलाफ़ जो जारी लड़ाई है, इज़राइल ने जो लड़ाई जारी रखी है हमास के ख़िलाफ़, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। तो इसको याद रखेंगे। और बस यही है इसमें, बाकी सब वही है जो हमने पीछे पढ़ लिया अभी। बाकी ये योजना कार्यक्रम ये सारे सब वही हैं। ऑपरेशन अजय हमने देख लिया।
भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अबू धाबी मास्टर 2023 खिताब जीता? महिलाओं के सिंगल्स उन्नति हुड्डा। यह है थोड़ा इम्पोर्टेंट, बस इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। ये बाकी जीएस वाले पोर्शन है, करंट वाला हमने सारा देख लिया है। इसमें कुछ पिछले सालों के पेपर वगैरह दिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो देखिए हमने जो है पूरी मैगज़ीन इसमें जो है कवर कर लिए, करंट अफेयर्स जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था वो हमने सारा इसमें कवर कर लिया है। बाकी ये जो है इसमें कुछ जीएस वगैरह के क्वेश्चन दिए होते हैं, तो इनको आप देख लेना। बाकी इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा जानने वाला है नहीं। इसमें जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक बार हम वो देख लेते हैं। इसमें देखिए 26 सितंबर से 25 अक्टूबर एक महीने के कुछ करंट बेस्ड क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं हम। तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किस कंपनी ने? फ़ोनपे ने। 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला या नामांकित होने वाला पहले एशियाई खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है, इसमें भारत कौन से नंबर पर है? तो भारत 40वें नंबर पर है। तो लड़का और लड़कियों दोनों के बीच में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक मॉड्यूल शुरू किया गया, जीवन कौशल मॉड्यूल, जिसका नाम है क्रायो फॉर गुड। ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अभी मोदी जी ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांगजनों के लिए देश के पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया ग्वालियर में। KN शांत कुमार किस भारतीय संस्था के अध्यक्ष बने हैं? तो PTI यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं ये। किस देश ने परमाणु ऊर्जा महाशक्तिशाली मिसाइल बनाई है? रूस ने। RBI का नया कार्यकारी निदेशक बनाया गया मुनीश कपूर को। और भारतीय डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ में एक समझौता किया है भारत ने? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ। साहित्य का नोबेल दिया है गया है अभी जॉन फॉसे को। देखिए R21 मैट्रिक्स M ये क्या है? ये एक मलेरिया की एक टीका है, ये हमने पढ़ा था अभी पीछे। संप्रीति 11 ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये हमने पढ़ लिया है। क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है अभी किस भारतीय विश्वविद्यालय के द्वारा शुरू किया गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा। और योगी जी ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया? उन्नाव में। पूसा 44 धान की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया है पंजाब में। किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट जिसका नाम है म्यूरा वन लॉन्च किया? स्पेन ने। एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से नंबर पर रहा है? 4थे नंबर पर रहा है। पैरा एशियाई में 5वें नंबर पर है, देखा था हमने भी। देखिए ये पूछ लिया गया है इसमें यहाँ पर रोजगार प्रयाग पोर्टल, तो ये जो है उत्तराखंड में हुआ। और मुश्क बुर्जी की खेती का रकबा बढ़ाकर 5000 हेक्टेयर करने की योजना तैयार की गई है किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए हाल ही में नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? तमिलनाडु ने। ये एक बकरी की प्रजाति है। और मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, देख लिया हमने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111 है। पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया? बांग्लादेश में। सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाली शिवशंकरी जो है किस भाषा की लेखिका हैं? तो हमें देखिए भाषा पे भी ध्यान देना है, तमिल भाषा की लेखिका हैं ये। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट से जुड़ा कुलरशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव नाम से जो रिपोर्ट जारी की गई है वो खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा जारी की गई है। डेलियन नोबोआ को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया? इक्वाडोर का। बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल बनाया गया है अभी किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। PPP मॉडल यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बिझिनजाम बंदरगाह किस राज्य प्रदेश में बना है? केरल में। नामदफा, पक्के और कमलांग किस राज्य के बाघ अभ्यारण्य? अरुणाचल प्रदेश के। किस देश ने दक्षिण चीन सागर में ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जिसका नाम था ट्राइडेंट शुरू किया? चीन ने। हमने देखा अभी तक घोस्ट पार्टिकल्स जो देखे जा रहे हैं वहाँ पर। हाल ही में खबरों में रहा अनुभव पोर्टल जो कि 2015 में शुरुआत की गई थी, जिसकी किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में मिशन महिला सारथी का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश ने। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 का आयोजन किन दो देशों की सेनाओं के बीच हुआ है? तो भारत और मलेशिया के बीच। पश्चिम हिमालय के किस राज्य में पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई की तस्वीर
पहली बार ली गई, हिमाचल प्रदेश। बन्नी उत्सव किस राज्य में मनाया था? आंध्र प्रदेश में। यूरोपीय संघ और भारत अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किस स्थान पर किया? गिनी की खाड़ी में। किस देश की अदालत ने हाल ही में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुना दी? कतर में। किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वें संस्करण की मेजबानी की है? नई दिल्ली में। 3 बेसिन समिट का आयोजन का मेजबान कौन सा देश है? कॉन्गो गणराज्य। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत वैधानिक निकाय है? तो कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय के तहत आता है ये। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन भारत में हुआ। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा जो कपास लॉन्च की गई है वो किस ब्रांड से लॉन्च की गई है? कस्तूरी कॉटन भारत। भारत के विभिन्न राज्यों के युवाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया, इसका नाम है युवा संगम। G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में हुई। किस धूमकेतु को ओरियोनोड उल्कापात भी कहा जाता है? हैली धूमकेतु को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना किसी नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? MS धोनी को बनाया है। अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ के 4थे वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो है श्रीनगर में किया गया है। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? दुबई करेगा। 4थे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 111 जीते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो अल्बानिया को हटा दिया है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वां पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया? तो मनु भाकर हैं। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया है, वे किस देश के निवासी थे? बांग्लादेश के। ठीक है, तो ये हमारी आज दिसंबर 2023 की पूरी क्रॉनिकल हमने आज समाप्त की है। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये क्रॉनिकल किस तरह से मतलब ठीक लगी, क्योंकि अगर आपको ठीक लगी होगी तो अगली बार हम पूरी एक वीडियो में बनाएंगे, वरना फिर उसको जो छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। तो एक बार में पूरी वीडियो बनाई जाए एक क्रॉनिकल की, या उसको छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड किया जाए, जैसे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। आप अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।